हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है उसके बारे में हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके स्ट्रेंथ के 3 पिलर इंडिया में क्या थे। सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो थे, आर्मी एंड पुलिस। उसके अलावा मैंने एजुकेशन के को लेके जो भी उन्होंने यहाँ पे काम किया अंग्रेजों ने उसके बारे में बताया। अब जो ये एजुकेशन थी, मॉडर्न एजुकेशन, जो आपका 18th सेंचुरी में पूरा का पूरा, स्पेशली लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी मीन 1750 से लेके और 1800 के आसपास तक में यूरोप में जो तरक्की हुई थी काफी ज्यादा। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और फ्रांस में जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था लिबर्टी को लेके। आपको पता है लोगों का जो दिमाग था वो ज्यादा तर्क संगत हो गया, ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच हो गई थी, है ना, ज्यादा रेशनल हो गए थे लोग। तो उसका परिणाम इंडिया पे क्या पड़ा वो मैंने आपको बताया इंडिया के अंग्रेजों के एंड से, कि अंग्रेजों ने उसके चलते हुए क्या कुछ किया। अब देखेंगे हमारे देश के लोगों ने क्या किया, ये हमारे लिए जानना यहां पे जरूरी है। तो चैप्टर का नाम है सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है 19th सेंचुरी का, आपका 1850 से लेके और मान लेते हैं 1800 से लेके 1850 तक मान लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में भारत की सामाजिक और कल्चरल अवेकनिंग मतलब की जागरूकता। तो किस चीज की जागरूकता आ गई थी हमारे देश में? जागरूकता तो तब आती है जब कोई सो जाता है, सोने के बाद ही तो जगते हैं ना। तो क्या हम सो चुके थे? क्या थी हमारी, हम समाज के तौर पे कैसे सोए हुए थे, कल्चर के आधार पे कैसे सोए हुए थे, और कैसे हमारा यहाँ पे पुनर्जागरण होता है जिसको बोलते हैं रेनेसांस या फिर रेनेसेंस। ये जो वर्ड है इसका मतलब है नव जागरण या पुनर्जागरण, मतलब कि क्रांति आती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं और समाज का सुधार करने की फिर कोशिश की जाती है। चैप्टर का नाम हमने रखा है द स्टोरी ऑफ अवेकनिंग ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के पुनर्जागरण की कहानी, है ना। ओके, पार्ट नंबर 1 चैप्टर 7 का छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, अराउंड 30-40 मिनट्स के आसपास की। इसका नाम है द मैग्निफिसेंट राम मोहन रॉय। आपने काफी ये नाम सुना तो होगा, राजा राम मोहन रॉय, लेकिन इनके वर्क्स के बारे में आज आप बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एम्स क्या है हमारे इस पूरे वीडियो में जानने के लिए हमें कहां फोकस करना है, क्या हमें जान लेना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके ग्रेट वर्क्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या कार्य उन्होंने किए भारत के समाज को, उनकी देन क्या है वो समझना है। फिर दोबारा से ग्रेट वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ किनके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, ये हमें जानना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हमारे यहाँ पे क्या देन है। इनके अलावा जो बाकी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे उनकी हमारे देश को क्या देन है, कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। अब देखिए हमारी 2 तरीके की अवेकनिंग यहाँ पे है। एक है आपकी 1800 से लेके 1850 तक की, फिर उसके बाद एक अलग दौर आता है जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सभी होते हैं। उसको हम मानते हैं 1850 के बाद से लेके और 1900 या फिर थोड़ा सा उसके बाद तक के समय में। 2 तरीके की यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुनर्जागरण हुए थे, है ना। तो पहले पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो समझते हैं। When India was conquered by the foreigners and Europe was growing with its new modern culture, जब अंग्रेजों ने, फॉरेनर्स ने हमारे देश को जीत लिया था और यूरोप जो था वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, वहां का जो कल्चर था वो बिल्कुल न्यू हो चुका था, वहां के लोगों की सोच बदल चुकी थी। तो एनलाइटेंड इंडियंस जो थे ना, जो पढ़े लिखे समझदार इंडियंस थे जिनके अंदर ज्यादा जागरूकता थी, उन्होंने क्या किया, बिगिन टू लुक एट द डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। उन्होंने फिर ये देखना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया कि जो यूरोप है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहां के लोग ज्यादा तर्क संगत, ज्यादा साइंटिफिक होते जा रहे हैं, इंसान के विकास पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी स्टेगनेंट है, पीछे है, तो इसको हमें ठीक करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, डिमांड करनी शुरू कर दी कि मॉडर्न एजुकेशन और साइंस हमें चाहिए हमारे देश में, इंडिया में, ताकि हमारे समाज का भला हो सके। ये तो हो गई शुरुआत, है ना। इसके बाद बात करते हैं एक एक मैग्निफिसेंट इंडियन के बारे में। तो सबसे पहले है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इनको बोला जाता है। भारत में जो पुनर्जागरण या नव जागरण हुआ था उनका पिता, उनका फादर इनको बोला जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी इस समय में। राजा राम मोहन रॉय पोजेस्ड ग्रेट लव फॉर हिज पीपल एंड ट्रेडिशन।
अब यहां से ये क्यों बताई जा रही है, इनकी आउटलुक को हमें समझना है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है मेंस में। इनकी आउटलुक को हमें समझना है कि इनका नजरिया क्या था। तो ये अपने देश के लोगों से और ट्रेडिशन से बिल्कुल प्यार करते थे। अलोंग विद ही वॉज पेन्ड बाय द स्टेग्नेशन। अब एक होता है प्यार, झूठा प्यार, कि आप किसी इंसान की या एक ग्रुप की सिर्फ बड़ाई ही करते रहेंगे, उसको प्यार नहीं कहते, ठीक है ना। आप किसी सामने वाले की अच्छी चीजों को अच्छा बताएंगे, बुरी चीजों को बुरा बताएंगे और फिर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं रियल रिलेशनशिप एक तरीके से, है ना। तो वही यहाँ पे है, इन्होंने अपने देश से, अपने ट्रेडिशन से, अपने लोगों से प्यार भी किया, लेकिन जो हमारा स्टैग्नेशन मतलब कि रुकावट आ चुकी थी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जैसे एक तालाब का पानी होता है ना, वो एक जगह पे ही खड़ा रहता है तो वो पानी सड़ने लगता है। लेकिन अगर आप नदी देखोगे तो नदियों का पानी आसानी से नहीं सड़ता क्योंकि वो चलता रहता है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो स्टैग्नेट हो चुकी थी काफी सदियों से, यहाँ पे कोई सुधार की गुंजाइश थी ही नहीं। और जो करप्शन यहाँ पे था, सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास हमारे समाज में थे, उन सबसे काफी ज्यादा पेन में भी थे। तो प्यार भी कर रहे थे देश से और जो गलत चीजें थी उनको गलत भी देख रहे थे। तो क्योंकि प्यार कर रहे थे तो इनको सुधारने की कोशिश भी करने वाले थे। टू रीजनरेट इंडियन सोसाइटी। अब देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, रीजनरेट मतलब कि ये इंडियन सोसाइटी को जनरेट तो नहीं कर रहे थे, रीजनरेट कर रहे थे। जनरेट का मतलब क्या है, कोई भारत के समाज को जनरेट कर सकता है क्या? नहीं, सबसे पुराना समाज है, बहुत पुराने समय से चला रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करने की जरूरत थी? रीजनरेट, है ना, दोबारा से एक रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत थी, कुरीतियों को निकालने की जरूरत थी, बुरी चीजों को। ही वॉन्टेड मॉडर्न एजुकेशन। ये क्या चाह रहे थे कि मॉडर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर आ जाए, रेशनैलिटी आ जाए। रेशनल मतलब कि तर्क संगत हो जाए, लोग तर्क से काम ले, अंधविश्वासी ना बने। इन थिंकिंग एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और क्या चाह रहे थे कि भारत के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगे। अब अंग्रेज मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में लगने नहीं देते कभी भी। रीजन क्या था? इंडिया में वो व्यापार करने आए थे, इंडस्ट्रीज उन्होंने सारी ब्रिटेन में लगाई हुई थी। अगर इंडिया में इंडस्ट्री लग जाती तो यहाँ के लोग फिर यहीं का सस्ता सामान खरीदते, फिर वो इंग्लैंड का सामान क्यों खरीदते? तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज ये यहाँ पे लाना चाहते थे कि ताकि लोग ज़्यादा काम कर सके, लोगों के अंदर टेक्निकल स्किल्स आए, मशीनों पे काम करे, चीज़ों को सीखे और आगे बढ़े। लेकिन अंग्रेज इसको होने देना नहीं चाहते थे। फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये तो मैंने बता दिया, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया। अब देखते हैं इनको नॉलेज क्या थी, ये कितने पढ़े लिखे या कितने समझदार थे, कितने विद्वान थे, है ना। ही वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर ऑफ ओवर अ डजन लैंग्वेज। 12 से ज्यादा लैंग्वेज इनको, उसमें स्कॉलर थे। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि इनको जानकारी थी 12 लैंग्वेज की, ये प्रॉपर स्कॉलर थे। 12 लैंग्वेज बिल्कुल इनको अच्छे से आती थी लैंग्वेजेस। लेकिन इतनी लैंग्वेजेस इन्होंने क्यों सीखी? इन्होंने संस्कृत भी सीखी, संस्कृत लिटरेचर जो पूरा संस्कृत साहित्य है। हिंदू फिलोसॉफी भी इन्होंने पूरी की पूरी पढ़ी, ठीक है। जब तक आप पूरा पढ़ नहीं लोगे आपको पता कैसे चलेगा? जब इन्होंने हिंदू फिलोसॉफी पढ़ी, संस्कृत लिटरेचर पढ़ा, तब इन्होंने पाया कि अभी जो हमारे समाज में हो रहा है और जो बताया जाता है कि पुराणों के हिसाब से और पुरानी चीजों के ग्रंथों के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, वो तो झूठ फैलाया जा रहा है। जब इन्होंने लिटरेचर को और फिलोसॉफी को पढ़ा तो इनको पता चला कि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें गलत इंटरप्रेट करके समाज में फैला दी गई है। सो क्या हुआ? फिलोसॉफी एक्वेंटेड विद ऑल रिलीजन्स ऑफ इंडिया। और भारत में जितने भी धर्म थे, चाहे इस्लाम हो, चाहे पारसी हो, चाहे आपका सिखिज्म हो, चाहे हमारा हिंदुइज्म, कोई भी हो, सब में इनको महारत काफी ज्यादा हासिल हो चुकी थी। इसका मतलब इनको अल्टीमेट ट्रुथ का भी पता चल चुका था कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों में लगभग एक जैसी ही शिक्षा दी गई है, ये भी इनको पता चल गया था। चलिए, ही लर्नड ग्रीक एंड हिब्रू जस्ट टू स्टडी द ओरिजिनल बाइबल। क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहे थे, वो अपने एजेंडा चला रहे थे। आपको पता है हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्क्रिप्चर्स को किसी दूसरे तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं और जो लिखा हुआ है ना वो ना बता के और अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए अलग अलग मैसेजेस को प्रोपेगेट करना शुरू करते हैं। और आम आदमी की प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी धर्मों को पढ़ता नहीं है, वो उनकी बातों में आ जाता है जो फैला रहे हैं। इन्होंने क्या किया? ओरिजिनल जो आपकी बाइबल थी, जो हिब्रू में थी और ग्रीक में थी, उसको पढ़ा, स्पेशली जो हिब्रू में थी, है ना, जो इजराइल की लैंग्वेज भी है हिब्रू, उसमें उस ओरिजिनल बाइबल को पढ़ने के लिए हिब्रू इन्होंने सीखी, फिर उस बाइबल को पढ़ा। और बाद में इन्होंने क्या लिखा? लेटर रोट हिज फेमस वर्क गिफ्ट्स टू मोनोथीस्ट। और बाद में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथीस्ट।
मोनोथीस्ट क्या होता है? जो एक भगवान की पूजा करता है और एक भगवान में मानता है कि हाँ कोई एक सुपर पावर तो है और उसी में बिलीव करते हैं, ना कि ज्यादा अलग अलग भगवानों में, अलग अलग देवताओं में या किसी भी रिलीजन के हिसाब से अलग अलग चीजों में, ठीक है ना। सो 1809 में इन्होंने ये लिख की थी पर्शियन लैंग्वेज में, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। ओके, फिर इसके बाद है मोनोथिज्म एंड राजा राम मोहन रॉय। अब इनके इस मोनोथिज्म के बारे में बात करते हैं, मतलब कि एक भगवान की मूर्ति, उसके बारे में बात करते हैं, एक भगवान के बारे में, सॉरी। ही फाउंडेड आत्मीय सभा इन कलकत्ता। फिर से आप यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट देखिए कि ये वाली एक्टिविटी भी कलकत्ता में हो रही है, क्योंकि ये भी बंगाल से बिलोंग करते थे। मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि पहले सब कुछ बंगाल से ही रिलेटेड था ज्यादातर हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। कलकत्ता एंड फोर्ट अगेंस्ट द रिलीजियस एंड सोशल इविल्स। और फिर क्या किया इन्होंने, वहां पे इस आत्मीय सभा को बनाया। सभा क्यों बनाते हैं? ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें आपसे, आपकी सभा से आपके मैसेज को फैला सके, है ना। फिर इन्होंने उस आत्मीय सभा से क्या किया, जो आपकी धार्मिक और जो सामाजिक कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। वर्शिप ऑफ आइडल्स, मतलब कि मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे ये, कि मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? भगवान तो हर जगह है। इस टाइप की यहाँ पे ये प्रोपेगेट कर रहे थे कि भगवान हर जगह है, भगवान सिर्फ मूर्ति में थोड़ी ना है, भगवान तो हर जगह कण कण में है। तो वो इसको ये फैला रहे थे काफी ज्यादा। यहाँ पे मीनिंगलेस रिचुअल्स, मतलब कि जो रिचुअल्स हमारे यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं काफी ज्यादा, है ना। आपने देखा होगा कि जो पुजारी होते हैं आमतौर पे वो काफी ज्यादा अनुष्ठान कराते हैं। किसी भी चीज के लिए चले जाइए कि ये प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ आपको बता देंगे उल्टा सीधा करने के लिए, या कुछ हवन वगैरह हो गया, कुछ ना कुछ वो आपको बता देंगे। तो उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा प्रचार किया। और जो प्रीस्टली क्लास थी ना, जो प्रीस्टली क्लास थी, जो पुजारी थे, जो अपने फायदे के लिए लोगों को पागल बना रहे थे ज्यादा, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। वो जो अंधविश्वास फैलाते थे उसके खिलाफ काफी ज्यादा इन्होंने काम किया। He preached monotheism and published Vedas and 5 Upanishads in Bengali to prove his point of one God. इन्होंने क्या किया कि मोनोथिज्म के बारे में इन्होंने फैलाया था कि मोनोथिज्म है, एक ही भगवान होता है, कोई ज्यादा वो नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, उसको प्रूव करने के लिए जो वेदास थे ना, वेदास और उपनिषद्स को इन्होंने पब्लिश करा दिया बंगाली लैंग्वेज में, ताकि लोग उसको पढ़ सके। इससे पहले बंगाली में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए तो आम आदमी पढ़ नहीं पाता था। तो उन्होंने इस काम को भी करा दिया यहाँ पे। ओके, फिर देखिए पावर ऑफ ह्यूमन रीजन एंड राजा राम मोहन रॉय। अब इनका देखते हैं कि ये इंसान की तर्क करने की क्षमता के बारे में क्या विचार रखते थे राजा राम मोहन रॉय। फॉर हिम इट वॉज एंशियंट, ये दा नहीं है यहाँ पे, फॉर हिम इट वॉज एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी टू प्रूव हिज पॉइंट ऑन वन गॉड। ठीक है ना, ये क्या कर रहे थे कि जो एंशियंट इंडियन फिलोसॉफी थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे वन गॉड के आइडिया के लिए। ऑन दी अदर हैंड फॉर हिम इट वॉज पावर ऑफ ह्यूमन रीजन एज द फाइनल ट्रूथ। और लास्ट में बोल रहे थे कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, सबसे बड़ा, तो वो तो यही है कि मोनोथिज्म को भी थोड़ी देर साइड में रखिए, जो आपका ह्यूमन रीजन है ना, मतलब कि इंसान की जो सोचने की क्षमता है, वो सबसे ज्यादा अल्टीमेट है, वही सबसे बड़ा सत्य है, फाइनल ट्रूथ है। ओके, ही नॉट ओनली क्रिटिसाइज द डार्क साइड्स ऑफ इंडियन रिलीजन्स। अब ऐसा नहीं है कि हमारे ही धर्म में, यहाँ पे जितने भी धर्म थे उनमें कोई प्रॉब्लम थी, इन्होंने सिर्फ इंडियन रिलीजन्स को क्रिटिसाइज नहीं किया। और अच्छी बात होती है अगर आपके समाज में, आपके धर्म में, या फिर आपके आसपास के लोगों में कहीं पे भी अगर कोई बुराई दिखती है तो आपको उसको सरेआम बताना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए। किसी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा रहता है आपको सामने वाले के या अपने वाले किसी में भी अगर कोई कुरीति दिखती है तो उसको बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इन्होंने वही किया। बट ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द क्रिश्चियनिटी फॉर इट्स ब्लाइंड फेथ। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी काफी ज्यादा ब्लाइंड फेथ तो थे ही, इसीलिए इन्होंने असली बाइबल को भी पढ़ा। एंड कंसिक्वेंटली डिसअपॉइंटेड हिज मिशनरी फ्रेंड्स। अब देखिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे और ये मॉडर्न एजुकेशन को काफी ज्यादा एडवोकेट करते थे इंडिया में, उसके चलते हुए जो मिशनरी थे वो इनको लाइक करते थे कि हाँ ये भी मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में चाहते हैं। हालांकि ये चाहते थे अपने समाज की तरक्की के लिए, वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। तो जब क्रिश्चियनिटी को इन्होंने समझा रियल में और उसको क्रिटिसाइज किया, तो काफी सारे इनके जो मिशनरी फ्रेंड थे वो भी इनसे डिसअपॉइंट हो गए, मतलब इनकी यारी दोस्ती उनसे खराब हो गई।
अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो ये राजा राम मोहन रॉय थे वो कितने पंगे ले रहे थे। मान लीजिए प्रीस्टली जो क्लास थी पुजारियों की, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती आई है इंडिया में हमेशा से, उनसे भी वो पंगे ले रहे थे, है ना। मान लीजिए सती के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो पूरे समाज से पंगे ले रहे हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन से पंगे ले रहे हैं, तो सभी से पंगे ले रहे थे यहाँ पे। ये मतलब सच बोलना इनका सर्वधर्म यहाँ पे परम धर्म था यहाँ पे। फिर देखिए, ही वॉन्टेड रेनोवेशंस एंड नॉट इम्पोजिशंस। ये अच्छी चीज है, देखिए समझिए इस बात को। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कुछ जबरदस्ती पुश किया जाए किसी धर्म के ऊपर और थोप दिया जाए, नहीं। ये क्या चाह रहे थे, हमारे सभी धर्मों में और हमारे समाज में और हमारे कल्चर में रेनोवेशंस, नयापन, पुरानी जो बेकार चीजें हैं उनको हटाओ और फिर उसमें अच्छी अच्छी चीजें ऐड करो। He was of the opinion that India should learn and acquire the best from the West। कितनी अच्छी बात है। ये क्या कह रहे थे कि इंडिया को लर्न करना चाहिए और अक्वायर करना चाहिए जो बेस्ट चीजें हैं वेस्ट की वहां पे। अब देखिए सीधी सी बात है, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सभी कल्चरों में कुछ ना कुछ अच्छा है, सभी कंट्री में, सभी रीजन में। वेस्ट में भी बड़ी सारी अच्छी चीजें होंगी, यूरोप में मान लीजिए, अमेरिका में भी होंगी, इंडिया में भी होंगी, चाइना में भी होंगी, जापान में भी होंगी। सब ने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। तो ये अच्छी अच्छी चीजें अगर सभी एक दूसरे से सीख ले तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होने नहीं वाला। ओके, तो ये यहां पे बोल रहे थे। दस ही वॉन्टेड रेनोवेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड नॉट एनी इम्पोजिशन ऑन इट। तो ये क्या चाह रहे थे कि जो हिंदुइज्म है, क्योंकि मास पॉपुलेशन उस समय पे हिंदुइज्म ही था सबसे ज्यादा, तो ये चाह रहे थे कि जो हिंदुइज्म में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको खत्म करके और रेनोवेट किया जाए इस पूरे रिलीजन को, और इसके ऊपर लेकिन कोई थोपा ना जाए जबरदस्ती कुछ भी। जैसे क्रिश्चियंस क्या कर रहे थे, वो इस धर्म को चेंज करके लोगों का धर्म चेंज करवाना चाह रहे थे। सभी लोगों के अलग अलग एजेंडा चल रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ क्या करना चाह रहे थे, रेनोवेट करना चाह रहे थे। He stood for the reforms in Hinduism and defended it and opposed its suppression by Christianity। तो ये क्या किया इन्होंने, ये हिंदुइज्म के रिफॉर्म के लिए खड़े हुए, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, डिफेंड किया और ओपोज किया क्रिश्चियंस का, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनका ओपोज किया कि धर्म को ऐसे दबाने नहीं देंगे। आपका धर्म भी कोई सुपीरियर नहीं है, आपके अंदर भी कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, उनको रेनोवेट किया जाए, उनको चेंज किया जाए, वहां पे अच्छी चीजें लाई जाए, ठीक है ना। He was friendly to all religions and believed that the learnings of all religions are same। ये सभी रिलीजन्स को लेके फ्रेंडली थे, सारे रिलीजन्स ये पढ़ चुके थे अच्छे से, ठीक है, और बिलीव करते थे कि सारे के सारे धर्म बराबर हैं, जो कि रियलिटी है। अगर आप देखेंगे बाद में भगत सिंह हुए, भगत सिंह का क्या था, उन्होंने वो शहीदी दी ही इसीलिए थी कि ताकि इंडिया के लोग ये सीख सके कि यहाँ पे जितने भी जो रिलीजन है, चाहे सिख हो गए, चाहे आपके हिंदू हो गए, चाहे इस्लाम से रिलेटेड जो मुस्लिम्स हैं वो हो गए, सभी के सभी बराबर है। उनकी अगर आप मूवी देखेंगे तो उसमें जाके भी आपको पता चलेगा, या उनके बारे में अगर आप बुक पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म के साथी थे। उनकी जो एसोसिएशन था उसमें भी सेकुलर वर्ड इसीलिए था, वो चाहते थे कि इंडिया सेकुलर होके रहे और हम सबका एक कॉमन दुश्मन है, वो कौन है, वो है अंग्रेज, जो इंग्लिशर से जो यहाँ पे बर्बरता कर रहे हैं। उन्होंने भी इसी चीज के लिए शहीदी दी। लेकिन आज के पॉलिटिशियंस जो हैं, आज के जो फायदेमंद लोग जो हैं, जो धर्म के नाम पे फायदा उठाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आप जानते हैं अच्छे से। फिर देखिए, राजा राम मोहन रॉय फॉर एजुकेशन। अब देखते हैं इनके एजुकेशन के को लेकर इन्होंने क्या काम किए या इनके क्या विचार थे। राम मोहन हेल्प डेविड हैरे। ये डेविड हैरे करके थे, एक उनकी हेल्प की राजा राम मोहन रॉय ने, जो कि क्या थे, एक वॉच मेकर, मतलब कि घड़ी बनाने वाले या घड़ी की मरम्मत करने वाले, जो कि इंडिया में आए थे 1800 में, ठीक है ना। उनको प्रीच किया, समझाया। तो क्या हुआ, डेविड ने अपनी पूरी की जो लाइफ थी ना, पूरी की पूरी उसको स्पेंड कर दिया मॉडर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया के अंदर। और फिर उन्होंने क्या किया, फाउंड किया फेमस जो हिंदू कॉलेज के नाम से आप जानते हैं उसको इन्होंने ही फाउंड किया था, डेविड हैरे ने, ठीक है। फिर देखिए, राम मोहन एस्टेब्लिश्ड अ वेदांता कॉलेज। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं मैं यहाँ पे, ये जो आप नाम वगैरह पढ़ रहे हैं, डेविड हैरे वगैरह, ये सब चीजें, इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अगर आपको लगे कि कुछ फैक्ट्स की कमी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, जो कि ज्यादा आपके मेंस में काम आने वाली है, आपको एनालिसिस ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। इनके बारे में जो थोड़े कुछ फैक्ट है, किसी के बारे में 4 जानकारी, 2 जानकारी, 5 जानकारी, वो आपको स्पेक्ट्रम में जब आप बाद में पढ़ोगे तो मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
राम मोहन एस्टेब्लिश्ड a वेदांत कॉलेज इन 1825 फॉर बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न लर्निंग्स। तो वेदांत कॉलेज की यहाँ पे शुरुआत की गई इनके द्वारा 1825 में, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों लर्निंग्स यहाँ पे होने वाली थी। ओके, अंग्रेजों ने क्या किया था अपने स्कूल्स में कि इंडियन जो लर्निंग थी उसको हटाओ और सिर्फ वेस्टर्न पढ़ाओ। इन्होंने क्या किया, इंडियन में भी बहुत कुछ अच्छा है, वेस्टर्न में भी बहुत कुछ अच्छा है, तो दोनों को रखेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी बाद में कहा कि इंडिया को क्या चाहिए, पूरी अपनी इंडियन फिलोसॉफी के साथ मर्ज कर दिया जाए वेस्टर्न एजुकेशन को, तो काफी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे वेस्ट को भी क्या चाहिए कि इंडियन फिलोसॉफी को और इंडियन, जिसको वो पहले बहुत डिग्रेड करते थे, उसको वहां पे शामिल कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि लंदन के कुछ ऐसे स्कूल हैं इंग्लैंड के जहां पे भगवत गीता को कंपलसरी कर दिया गया है। आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल है, उससे काफी सारे लोग आके जुड़ते हैं यहाँ पे आपके वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो आप देख रहे हैं आज यहाँ पे ये इस फिलोसॉफी की काफी ज्यादा कदर कर रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम पे 200 साल पहले ऐसा कम ही देखने को मिलता था। फिर है राम मोहन ऑल्सो वर्कड फॉर बंगाली लैंग्वेज, ही कंपाइल्ड अ बंगाली ग्रामर। तो यहाँ पे ये बंगाली लैंग्वेज के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। क्यों किया? क्योंकि ये बंगाल से बिलोंग करते थे और ये बंगाल में उस समय पे ज्यादा इन सब चीजों को फैलाना चाहते थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक बंगाली ग्रामर के ऊपर भी अपना पूरा वर्क, एक बुक यहाँ पे कंपाइल कर दी, मतलब कि बंगाली जो लैंग्वेज है उसको भी प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसकी ग्रामर की किताब लिख के। ठीक है। देन राजा राम मोहन रॉय अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि जाति प्रथा को लेके इनका क्या विचार था, क्या कुछ था। बाय टीचिंग्स ऑफ वेदांता, जब वेदांत मतलब वेदों का अंत, उसके बारे में जब ये पढ़ाते थे, जब बताते थे, तो ये क्या करते थे, ही वॉन्टेड टू यूनाइट द इंडिया विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है ना, ये भारत के लोगों में नेशनलिज्म, ये भी देखिए इंडिया ना कि बंगाल, इंडिया के लोगों में ये क्या कर रहे थे, नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों में राष्ट्रीयवाद ज्यादा आ जाए। और क्वेश्चन भी आया था, शायद लास्ट ईयर ही आया था 2019 के मेंस में, कि आपका जो इंडियन रेनेसो मूवमेंट है, ये वाली जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, इसका आज के मॉडर्न देश के आजाद होने के बाद अगर हम देखें, देश की आजादी के टाइम के बाद का जो नेशनलिज्म था, इनका क्या कनेक्शन है आपस में। तो कितना इजीली आप सिर्फ इस बुक को पढ़ के, इन स्लाइड्स को पढ़ के आप इजीली बता सकते हो कि क्या कनेक्शन है, कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी धीरे धीरे करके। कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार पूरे इंडिया का आइडिया देना शुरू किया था। इससे पहले आपने किसी इंसान का नाम सुना जिसने बोला हो इंडिया? कोई मराठाओं का पेशवा हो, कोई मुगल एम्परर हो, कोई मैसूर का हो, किसी ने बोला हो कि पूरा इंडिया एक है? नहीं। सबसे पहले ये जागृति कहां से आई थी? इस इंडियन रेनेसो मूवमेंट से आई थी, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने प्रोपेगेट करनी शुरू की थी, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ठीक है। एंड मोर ओवर ही ओपोज्ड द कास्ट रिजिडिटीज, और उसके चलते उन्होंने क्या किया, कास्ट की जो रिजिडिटी है ना, जो कास्ट के बंधन है जाति के, उनको तोड़ना शुरू किया, उनके खिलाफ जाना शुरू किया। अब आप इस चीज को समझेंगे कि नेशनलिज्म और कास्ट रिजिडिटीज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जब तक लोग जातियों में बटे रहेंगे, वो अपने आप को अलग अलग समझेंगे। कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सब आपस में बटे रहेंगे। वो सिर्फ अपनी जाति से ज्यादा प्यार करेंगे, अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू करेंगे, वो दूसरे को दबाएंगे। जो दबेगा वो उस टाइम पे क्या सोचेगा कि नहीं यार, ये तो हमें दबाने वाले हैं, तो हम एक तो नहीं हो सकते। तो जब तक कास्ट रिजिडिटीज बिल्कुल नीचे नहीं चली जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी, तब तक राष्ट्रवाद ढंग से आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना इस बात को? जब सभी बराबर होंगे, समानता का अधिकार होगा, तभी तो लोग एक दूसरे की कदर करेंगे और फिर एक दूसरे को एक समझना शुरू करेंगे और सभी एक देश के लिए काम करना शुरू करेंगे। नेशनलिज्म। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट वॉज अ डबल इविल। ये क्या कहते थे कि जो जाति है ना, ये जाति प्रथा, ये दोहरी इविल है। दोहरी यहाँ पे दो तरीके से वार करती है भारत के ऊपर। कैसे? एज इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी। पहली बात तो इसने एक मानवता के लेवल पे अगर आप देखोगे, इनइक्वालिटी को फैला दिया है, लोगों को बांट के रख दिया है। ठीक है ना? ओके। कोई ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, वो परेशान कर रहा है, तो कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है, दूसरे वाले को दबा रहा है किसी जाति के नाम पे, है ना? उनको पानी नहीं लेने दे रहे कुएं से, 100 चीजें। एंड फिनिश्ड दी पैट्रियोटिज्म। तो मैंने आपको ऊपर भी यही बात बताई थी कि इनइक्वालिटी आएगी तो क्या होगा, पैट्रियोटिज्म जो है ना मन में से, वो खत्म होता चले जाएगा। क्योंकि जो परेशान होगा वो अपने आप को उन लोगों से जो उनको दबा रहे हैं उनको कभी भी जोड़ ही नहीं पाएगा, वो कभी उस देश से जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वहां पे दबाया जा रहा है ना। तो कास्ट काफी बड़ी प्रॉब्लम हमारी इसलिए हमेशा से रही। फिर है
अच्छा, एक चीज और आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, कास्ट और कास्ट रिजिडिटी दोनों अलग अलग बातें हैं। सही वर्ड बोलना होगा कास्ट रिजिडिटीज, मतलब कि जाति को लेके जो बंधन है ना, जाति को लेके जो इतना ज्यादा दिमाग में सुरूर हमारे चढ़ा हुआ है, वो खराब है। सिर्फ कास्ट का होना, मतलब कि सर नेम का होना, उसमें तो इतनी कोई बुराई नहीं है, लेकिन कास्ट रिजिडिटी कि नहीं हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं, तुम इंफीरियर हो, वहां पे बड़ी कमी है ना। इसके बाद है राजा राम मोहन रॉय एंड जर्नलिज्म। अब देखते हैं क्या ये जर्नलिस्ट थे, क्या इन्होंने जर्नलिज्म में भी कुछ काम किया था। जर्नलिज्म क्या होता है? अवेकनिंग लेके आना, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को फैलाना, है ना, पेनिट्रेट करना इंफॉर्मेशन को। सो ही पब्लिश्ड साइंटिफिक, इन्होंने क्या किया, पब्लिश करना शुरू किया, मतलब कि प्रिंट मीडिया आ चुकी थी इस समय पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक लिटरेरी, मतलब कि साहित्य से रिलेटेड पॉलिटिकल जर्नल्स वगैरह, ये सब यहाँ पे बंगाली में पब्लिश करने शुरू कर दे। शुरुआत में बंगाली में किए। पॉलिटिकल जर्नल्स मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजों की जो बुरी पॉलिसीज थी, थोड़ा बहुत उनके बारे में बताना, लोगों के अंदर एस्पिरेशंस जगाना कि आप भी रूल कर सकते हो, आपके अंदर भी ये क्षमता है। लिटरेरी मतलब कि अपना साहित्य पढ़ाना। अंग्रेज तो कह रहे थे हमारा साहित्य फिलोसॉफी सबसे अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे अपनी इस लिटरेरी चीजों को पढ़ा रहे थे, साथ में वेस्टर्न को भी। और साइंटिफिक सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लोगों में तर्क लाना, साइंटिफिक उनको अप्रोच देना। बंगाली में किया, पर्शियन में किया, हिंदी में किया, इंग्लिश में किया। टू एजुकेट इंडियंस ऑफ करंट हैपनिंग्स एंड मेड देम अवेयर फॉर देयर डिमांड्स। तो लोगों को यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में समझा दिया, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट उनको करने की कोशिश की, ताकि उनको पता रहे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, यूरोप कैसे तरक्की कर रहा है और इंडिया को कैसे कॉलोनी बना दिया गया है, हर एक चीज। और ताकि लोग अपनी डिमांड्स को समझ सके, लोगों के अंदर ये भी आ जाए थोड़ा सा दिमाग में कि अंग्रेज आपसे सुपीरियर नहीं है, आप भी अपने ऊपर शासन कर सकते हो, आप वही महान देश हो जो इतना बड़ा हुआ करता था मौर्यन एम्पायर में या मुगल एम्पायर में। आपका बिजनेस सबसे अच्छा था, आप सबसे ज्यादा अमीर था। एक टाइम था जब आप वर्ल्ड की 32 से 34% इकोनॉमी पे राज किया करते थे, आप वही देश हो, ठीक है ना। लोगों को विश्वास आए। राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ग्लोबल थिंकिंग। हमारे लोगों की जो सोच थी वो इतनी ज्यादा हम टूट चुके थे अंदर ही अंदर। इंग्लिशर्स ने हमारे पैसे को लूटा, ठीक है, लूट लिया, पैसा फिर से भी आ गया, बिजनेस भी खड़े हो गए, आज हम काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, और आगे और भी ज्यादा कर लेंगे, सारी चीजें ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, हमारे दिमाग को तोड़ गए, हमें हमारी जो मोरालिटी थी ना उसको खत्म कर गए, गुलामी दे गए दिमाग में बहुत बड़ी। वो बड़ी प्रॉब्लम आज तक भी यूं की यूं बनी हुई है, उसके ऊपर कभी फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय एंड हिज ग्लोबल थिंकिंग। अब इनकी बात करते हैं, क्या ये सिर्फ इंडिया के बारे में सोचते थे या पूरे ये एक इंटरनल अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स वाले कोई इंसान हो चुके थे, इंटरनेशनल अफेयर्स वाले। देखते हैं ग्लोब को लेके ग्लोबल थिंकिंग इनकी क्या थी। ही बिलीव्ड इन ब्रदरहुड अमंग नेशंस। क्या चाहते थे कि जो सारे राष्ट्र हैं उनके बीच में ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो। नॉट इन आइसोलेशन, कोई भी आइसोलेशन में ना रहे, किसी को अलग थलग करके ना रख दिया जाए किसी देश को, कि फिर उस देश के कल्चर का या साइंस का या किसी तरीके का वहां विकास हो ही ना। तो आइसोलेशन नहीं चाहते थे, क्या चाहते थे, ब्रदरहुड, है ना, इंटरचेंज ऑफ कल्चर, एजुकेशन, हर एक चीज, टेक्नोलॉजी वगैरह। ही टुक इन इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल हैपनिंग। काफी ज्यादा इंटरेस्ट इन्होंने लिया कि क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, ओके, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिकाज में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इंडिया में क्या हो रहा है, पूरे यूरोप में क्या हो रहा है, सब कुछ देखते थे, हर चीज को पढ़ते थे, ठीक है ना। ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना, लिबर्टी के लिए यहाँ पे सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पे सपोर्ट करते थे कि अगर सरकार चल रही है तो उसको पीपल्स ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना, जिनके ऊपर राज कर रहे हो आपको उनके लिए ही राज करना चाहिए। जस्टिस के लिए यहां पे लड़ाई लड़ रहे थे एवरीवेयर एंड टुक एक्टिव पार्ट इन इंटरनेशनल मैटर्स। और इंटरनेशनल मैटर में क्या करते थे, ये पार्ट यहां पे अपना अदा करते थे। कैसे करते थे, मान लीजिए फ्रांस में कुछ चल रहा है, कोई अच्छी चीज है, उसको इंडिया में प्रोपेगेट करना ज्यादा से ज्यादा। इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी काफी ज्यादा करते थे, लंदन में भी वहां पे समय व्यतीत करते थे, तो काफी कुछ समझते थे और समझाते थे लोगों को। फिर देखिए जो पोएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या कहते हैं इनके बारे में। राम मोहन वॉज द ओनली पर्सन इन हिज टाइम, कि जो राजा राम मोहन रहे थे वो एक अकेले ऐसे इंसान थे अपने समय में, इन द होल वर्ल्ड ऑफ मैन, ठीक है ना। यहां पे मैन जो है ये पुरुष के लिए नहीं, मैन का मतलब है कि मानव जाति में ये एक ऐसे अलग एक अकेले इंसान थे
टू रियलाइज कंप्लीटली द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न एज, जो मॉडर्न एज की सिग्निफिकेंस को, महत्वता को समझ रहे थे। आज आप कल ग्लोबलाइजेशन का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ग्लोबलाइजेशन। आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है ना। जो ये बोल रहे थे 200 साल पहले कि ब्रदरहुड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कोई भी कंट्री आइसोलेट ना रहे, अलग थलग, ठीक है, सभी को सब कुछ से सीखना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसकी चीजें, उन सब चीजों के ऊपर ये उस समय बात कर रहे थे, आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले। ओके, अदर वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, और इनके काम क्या थे वो भी समझ लीजिए। ही वॉज फर्स्ट टू इनिशिएट पब्लिक एजिटेशन। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, पब्लिक एजिटेशन मतलब कि ये पहले ऐसे थे जब पब्लिक ने एजिटेट करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया, ठीक है ना, ऑन पॉलिटी मैटर्स। इससे पहले लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए किसी का इकोनॉमिक नुकसान हो गया, किसी की जमीनें छीन ली तो उस पर थोड़ा ये कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे लोगों के अंदर थोड़ी हक की भावना आने लगी क्योंकि ये काफी ज्यादा जागरूकता फैला रहे थे। तो पॉलिटी मैटर्स के ऊपर यहाँ पे लोगों ने, पब्लिक ने एजिटेट करना शुरू किया। ही फोर्ट दी जमींदार्स फॉर पीसेंट्स, जमींदारों से इन्होंने लड़ाई लड़ी पीसेंट्स को लेकर, जो जमींदार इनकी जमीनें छीन रहे थे, है ना। यहाँ पे बेटर प्राइजेस फसल के पीसेंट्स के लिए, उसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे लड़ाइयां लड़ी। आप देख रहे हैं किन किन से पंगे लिए जा रहे हैं ना, जमींदार कितने पावरफुल होते थे, उनसे भी पंगे ले रहे थे। ही डिमांडेड द एबोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड एंड रिमूवल ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड के ऊपर, इसको पूरी तरीके से एंड किया जाए, साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स। अच्छा, आप ये सोचेंगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को लेके, ट्रेड की मोनोपोली को लेके क्यों बोल रहे थे? ये काम तो ब्रिटिश बाकी के जो मर्चेंट्स थे उनका था, जिनको फायदा कमाना था, इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इंडिया के भी तो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे जो चाहते थे कि इंग्लैंड में जाके पैसा कमाया जाए। भाई, जिस सामान को शिप पे लाद के अंग्रेज लेके जा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को, उसी सामान को इंडियंस भी तो लेके जा सकते थे, ये मुनाफा इंडियंस भी तो कमा सकते थे, सामान को यहां से ले जाके बेचना। तो इसीलिए ट्रेड मोनोपोली यहां पे इनकी कैंसिल की जाए, उसके लिए इन्होंने डिमांड की। और जो हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे वहां पे इंडियन गुड्स के ऊपर, यूरोप में या स्पेशली इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उसके ऊपर इन्होंने काफी वार किया। ही डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज। इन्होंने बोला कि जो सुपीरियर सर्विसेज है, मतलब कि स्पेशली जो आपकी ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, या फिर आर्मी पुलिस की जो बड़ी पोस्ट है, उनका इंडियनाइजेशन किया जाए। मतलब कि भारत के लोगों पे कोई भारतीय ही हो जो राज करे या जो उस प्रशासन को चलाए, ठीक है ना। एंड जुडिशियल इक्वलिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। और ये चाहते थे कि जो इंडियन हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो अंग्रेज हैं, ये सभी बराबर रहे। जुडिशियल मतलब कि न्याय में कैसे समानता लानी थी कि एक तो कोर्ट दोनों के एक हो, यूरोप के लिए कोई अलग कोर्ट नहीं रहेगा। और फिर जो वहां पे आपका बोला जाता है रूल ऑफ लॉ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वो बिल्कुल बराबर से लागू हो जाए दोनों के ऊपर। ऐसा नहीं कि यूरोपियंस को थोड़ी कम सजा देके या बिना सजा के ही छोड़ दिया, पार्शियलिटी करके। फिर है चैलेंजेस इन द लाइफ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इनकी लाइफ में चैलेंज क्या थे? पहली बात, फियरलेस एज लोयन, मतलब कि शेर की तरीके से फियरलेस थे। अब जो फियरलेस हो जाएगा ना, वो खुल के बोलेगा बुराइयों के बारे में, ठीक है ना, वो रुकेगा नहीं। सो क्या किया, अपनी पूरी ही लाइफ लड़ाई लड़ते रहे इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। अब अन्याय करने वाले बहुत थे, क्रिश्चियनिटी जो फैला रहे थे वो अन्याय कर रहे थे, उनके साथ खिलाफ लड़ लिए। सती प्रथा जो कर रहे थे वो भी अन्याय थे, उसके खिलाफ लड़ लिए। जो गर्ल्स के लिए अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ, अंग्रेजों की लूट के खिलाफ, सबके खिलाफ ही लड़ रहे थे। जो आपके प्रीस्टली क्लास थी, सबके खिलाफ ही लड़ रहे थे। एंड सफर लॉस एंड हार्डशिप्स, काफी सारा इनको नुकसान भुगतना पड़ा। इनके जो लोगों से यारी दोस्ती थी, बड़े बड़े लोगों से, वो टूटती चली गई क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था इनका रवैया, क्योंकि ये खुल के बोल रहे थे सरेआम, है ना। तो हार्डशिप का काफी मतलब बुरे वक्त का इनको सामना करना पड़ा। इवन क्लैश्ड विद हिज फैमिली, इवन अपनी फैमिली से भी इनको क्लैश करना पड़ा, क्योंकि फैमिली भी कई बार रोकती है, ये मत कीजिए इस टाइप से। तो फैमिली के साथ भी यहाँ पे क्लैश हुआ और काफी पावरफुल लोगों से इनकी लड़ाई हुई उस समय पे। बट नेवर चेंज्ड हिज वे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपना रास्ता नहीं बदला। तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको, एक छोटा सा। मैंने आपको बता दिया पहले इनकी आउटलुक के बारे में, इनका क्या नजरिया था सुपरस्टिशंस को लेके, भारत के लोगों को लेके, हर चीज को लेके। फिर ये चाहते क्या थे? रीजनरेशन ऑफ सोसाइटी। नॉलेज क्या थी? कितनी सारी इनको डजन्स ऑफ लैंग्वेज आती थी, संस्कृत लिटरेचर, हिंदू फिलोसॉफी, हिब्रू, बाइबल, सारी चीजें पढ़ना। फिर आत्म सभा, यहाँ पे एक संगठन का निर्माण करना,
मोनोथिज्म को पढ़ाना। फिर है इंसान की जो क्षमता है जो सोचने की, उसको फाइनल ट्रूथ बताना। इंडियन रिलीजन्स के डार्क साइड को देखा तो क्रिश्चियनिटी की डार्क साइड भी बताई, रेनोवेशन के लिए क्या क्या किया। फिर इसके बाद आपका है जर्नलिज्म का, ग्लोबल थिंकिंग का मैंने बता दिया। देन इनके अदर वर्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छा लगा होगा आई होप। इसके बाद है मैग्निफिसेंट सोशल चेंजर्स एंड माइंड मैप्स, ठीक है, पार्ट नंबर 2। इसमें बाकी के लोगों के बारे में जानेंगे। अब ये थे, अगले हैं हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से, ये तो कोई अलग ही नाम है, ये इंडिया में कहाँ से हो गए। हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे इंडिया में ही पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो पुर्तगी थे, पुर्तगाल के, और इनके जो मदर थी वो एक इंग्लिश थी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, अ रेडिकली मॉडर्न ट्रेंड अरोज अमंग द बंगाली इंटेलेक्चुअल्स इन 1820s। क्या हुआ, एक काफ़ी ज़्यादा रेडिकल, मतलब तेजी से, है ना, एकदम तीव्रता से एक ट्रेंड, नया मॉडर्न ट्रेंड यहाँ पे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, जो बौद्धिक जो जीव थे, बुद्धि से ज़्यादा काम ले रहे थे, वो यहाँ पे चालू हो गए 1820s में। इसको बोलते क्या है, नोन एज यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द यंग एंग्लो इंडियन हेनरी। और इसको इंस्पायर किसने किया था, ये थे आपके यंग, मतलब कि काफ़ी छोटी एज में तो इनकी डेथ ही हो गई थी 22 में। तो उस समय पे ये काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे लिबर्टी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। तो ये यहाँ पे एंग्लो इंडियन इनको बोला जाता है, इंडियन भी थे और इंग्लिश बैकग्राउंड भी या यूरोपियन बैकग्राउंड भी इनकी थी, तो इसलिए इनको एंग्लो इंडियन बोला गया है। इनसे इंस्पायर होके यंग बंगाल मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से चली, ठीक है। क्या थे ये, अ ब्रिलियंट टीचर एट हिंदू कॉलेज। पहली बात तो जो हिंदू कॉलेज है वहाँ पे एक ये टीचर थे, ओके। एंड इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हो जाएगा कोई भी हो, वो तो फिर समानता का अधिकार चाहेगा, लिबर्टी चाहेगा, है ना। मैनी यंग स्टूडेंट्स अटैच्ड विद हिज पर्सनैलिटी। अब इनकी जो पर्सनैलिटी थे उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए अट्रैक्ट इनको लेके। एक तो ये हो गए एंग्लो इंडियन, और फिर कोई एंग्लो इंडियन अगर बात कर रहा है इंडिया के हक के बारे में तो फिर वो एक थोड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो गई, है ना। तो उसको लेके काफ़ी लोग इनसे जुड़े। हेनरी इंस्पायर्ड दी स्टूडेंट्स टू थिंक रेशनली एंड लिबरली। अब हेनरी ने क्या बोला इन स्टूडेंट्स को कि आज़ादी से सोचना शुरू करो, तर्क लगाना शुरू करो, साइंटिफिक हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, तर्क लगाओ हर चीज़ में। तो वो इन्होंने यहाँ पे सिखाया। तो दी स्टूडेंट्स नोन एज डेरोजियंस। नाम क्या था, डेरोजियो। इनके जो स्टूडेंट्स जाने गए वो उनको जानते हैं डेरोजियंस के नाम से। डेथ होती है 1831 में 22 की एज में। अब इन डेरोजियंस ने किया क्या वो समझते हैं इन बच्चों ने। ये तो 22 में ही चल बसे। उसके बाद क्या हुआ, डेरोजियंस डिमांडेड वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। औरतों के अधिकार के बारे में बात की, बहुत ज़्यादा बात की। एजुकेशन, औरतों के एजुकेशन के बारे में, लड़कियों के एजुकेशन के बारे में। अब ये दो आइडिया उस समय पे ऐसे थे जो समाज को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे थे, खासकर रूढ़िवादियों को, प्रीस्टली क्लास को। बट देयर आइडियाज वर सो मॉडर्न, क्योंकि इनके आइडियाज इतने ज़्यादा मॉडर्न थे, ये सीधा ग्रेट लीप कराना चाहते थे। मतलब कि एक तो होता है धीरे धीरे कुछ स्टेप लेके काम करना, 10 साल 20 साल 50 साल में, ये सीधा एक बड़ी लीप यहाँ पे लेना चाहते थे, और वो हो नहीं पा रही थी उस समय पे। दैट नो बडी गेव देम सपोर्ट, तो इनका किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। अगली चीज़ है इनकी जो असली जो लैकिंग थी, कमी थी, वो क्या थी, दैट दे डिड नॉट लिंक विद द रियलिटी एंड लिमिटेड टू बुकिश थिंग्स ओनली। मैंने बताया ना, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, अब ये सीधी एकदम से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आज़ादी चाह रहे थे जो कि एकदम से पॉसिबल नहीं थी। तो ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर पाए ज़्यादा, कि धीरे धीरे करके कैसे चेंज लेके आना है, वो नहीं कर पाए। लेकिन इनकी अचीवमेंट क्या थी, दे फॉरवर्ड राम मोहन रॉयज आइडियाज। राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज थे ना, उनको इन्होंने काफ़ी फैलाना शुरू किया। दे एजुकेटेड द पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को इन्होंने एजुकेट करना शुरू किया। डिमांडेड बेटर कंडीशंस, देखिए भारत के लोगों को एजुकेट करना ही अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है ना, लोगों में ज़्यादा मैसेज को पहुंचाना। बेटर कंडीशंस, यहाँ पे इंडियन लेबर्स जो थे, जो यहाँ पे आपके प्लांटेशंस वगैरह में काम करते थे या किसी भी चीज़ में, उनके लिए अच्छी कंडीशंस की डिमांड करी, अधिकारों की। प्रोटेक्शन ऑफ पीसेंट्स एंड हायर पोस्ट फॉर इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो किसान हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसी इन्होंने डिमांड उठाई, क्योंकि इस समय पे किसान ही सबसे ज़्यादा मारा गया वर्ग था अंग्रेजों के द्वारा, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के लोग हों, इसके लिए इन्होंने डिमांड की। फिर बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। कौन थे ये, रविंद्रनाथ टैगोर जो ग्रेट पोएट हुए, उनके फादर थे। ही वॉज वेल वर्स्ड विद इंडियन ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न थॉट्स। बच्चों एक बात आप देख पा रहे होगे, जितने भी अभी आपने पढ़े हैं, चाहे वो डेरोजियो हो गए, देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए, राजा राम मोहन रॉय हो गए, और इनके बाद जो भी आएंगे वो, ये सभी के सभी क्या थे, इंडियन ट्रेडिशन में भी फुल बिलीव था और वेस्टर्न थॉट्स में भी।
ये इन दोनों को मिला के कुछ नई तरक्की कराना चाहते थे, ठीक है ना। ही फाउंडेड तत्वबोधनी सभा, इन्होंने क्या की, तत्वबोधनी सभा को यहाँ पे फाउंड किया 1839 में, टू प्रोपेगेट राजा राम मोहन रॉयज आइडियाज। राजा राम मोहन रॉय जो थे उनके ही आइडियाज को आगे फैलाने के लिए इन्होंने काम किया। दैट्स ऑल इनके बारे में, ठीक है, यहाँ पे इतना। फिर इन 1834 ही रिकॉग्नाइज्ड ब्रह्मो समाज, रीऑर्गेनाइज्ड, सॉरी ये भी इन्हीं के बारे में। 1834 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्मो समाज जो कि अगेन राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया। एंड वर्कड एक्टिवली फॉर विडोज, विधवाओं के लिए इन्होंने काम किया, पीसेंट्स के लिए इन्होंने, किसानों के लिए काम किया, और पोलीगामी को खत्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोशिशें की। पोलीगामी मतलब कि एक मैन काफी सारी औरतों से, कई औरतों से शादी कर सके, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने पर्सनैलिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, विधवाओं के लिए रीमैरिज एक्ट बनवाना। समझते हैं इनके बारे में, फोटो आपके सामने यहाँ पे है। क्या थे, ग्रेट स्कॉलर, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, एंड रिफॉर्मर, बदलाव लाने वाले थे। डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द कॉज ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज को बदलने के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, ठीक है। बोर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब एकदम परिवार में पैदा हुए। बहुत ज़्यादा हार्डशिप करते हुए, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए इन्होंने किसी तरीके से अपने आप को एजुकेट किया। उसके बाद क्या किया, इतने गरीब परिवार से आते हुए भी धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करते हुए ऐसी पोस्ट तक पहुंच गए कि एक संस्कृत कॉलेज के ये बन गए प्रिंसिपल 1851 में। ये इनकी अचीवमेंट हुई पहली। हिज अनदर स्पेशलिटी वॉज हिज कैरेक्टर, इनकी जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी वो थी इनका कैरेक्टर, जिसे सब प्यार करते थे। ही ऑलवेज डिड वट ही सेड, एक तो ये जो कहते थे वो करते ही करते थे, ठीक है। स्टोरीज ऑफ हिज पर्सनैलिटीज आर स्टिल प्रिवेलेंट इन बंगाल, तो इनकी जो स्टोरीज हैं, इनकी काफ़ी मूर्तियां भी लगी हुई हैं बंगाल में, तो इनकी जो स्टोरीज है वो अभी भी बंगाल में सुनाई जाती है, ठीक है। ही वॉज सो काइंड हार्टेड, इतने अच्छे दिल के इंसान थे कि वेनेवर, जब भी ये कहीं जाते थे, मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, कोई गरीब इंसान दिखा ठंड से ठिठुर रहा है तो उसको उतार के अपना कोट दे दिया। तो इनके ऊपर ये भी कहावत है कि ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ ये विदाउट कोट ही रहे, जब भी कोट खरीदा किसी को दे आए, घर में उसको वापस लेके कभी आए ही नहीं, ये इनके बारे में कहा जाता है। फिर है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे इनके, In education, he evolved a new technique of teaching Sanskrit and write a Bengali primer which is used till this day. बंगाली प्राइमर मतलब कि बंगाली जो लैंग्वेज है उसकी जो बेसिक्स हैं उसको लेके इन्होंने भी एक यहाँ पे प्राइमर लिखा। संस्कृत जो है उसको पढ़ाने के लिए कुछ न्यू टेक्निक्स इन्होंने लगाई ताकि संस्कृत को भी ज़्यादा प्रोपेगेट किया जा सके। ही ओपन द गेट्स ऑफ द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स। ये बड़ी अचीवमेंट थी कि जो संस्कृत कॉलेज इनका था उसमें नॉन ब्राह्मण्स जो थे वो भी पढ़ सकते थे, तो ये इनकी एक अगली अचीवमेंट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी वर्क फॉर विडोज। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क फॉर वुमनहुड। औरतों के बारे में इन्होंने, औरतों को लेके, नारी को लेके जो इन्होंने काम किया। ही वेज्ड लॉन्ग स्ट्रगल फॉर विडो रीमैरिज, काफी लंबी इन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। हिज मेन इंस्पिरेशन वॉज द वर्स्ट कंडीशंस ऑफ विडोज। क्या था इनकी प्रेरणा का स्रोत, जब ये देखते थे विधवाओं की कंडीशंस को, सती की कंडीशंस को, गर्ल्स की कंडीशन को, कैसे उनको बंद करके रख दिया गया है चार दीवारी में और उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए ये काम करने के लिए। फॉर विच ही क्रिएटेड अ पावरफुल मूवमेंट इन 1855। और इन्होंने एक काफ़ी पावरफुल मूवमेंट की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी 1855 में, जो कि अभी तक भी चल ही रही है ना। ये एक नारी को लेके जो पूरी जो एक मिशन है ये ऐसा है जो अभी भी अचीव तो इसने काफ़ी कुछ किया है लेकिन एंड पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। दिस मूवमेंट लेटर रिजल्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ पेटिशंस। इस मूवमेंट में क्या हुआ, बाद में लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े, ठीक है ना। काफ़ी सारी पेटिशंस यहाँ पे साइन हुई लोगों के द्वारा, समर्थन दिया लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसको, और फाइनली क्या हुआ, एक यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट सरकार के द्वारा पास कर दिया गया। बड़ी बात थी, ठीक है। फर्स्ट लॉफुल, कानूनी, पहली कानूनी अपर कास्ट विडो रीमैरिज। इस बात को समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो अपर कास्ट के अंदर थी। सबसे ज्यादा सती जो होती थी वो कहाँ होती थी, अपर कास्ट में। सबसे ज्यादा जो आपका विधवाओं की बुरी कंडीशन वो कहाँ थी, अपर कास्ट में। रीजन क्या था, जो लोअर कास्ट थी या जो कम भूमि वाले इंसान थे उनको फिर भी उनकी महिलाओं को खेतों में काम करना होता था, लेकिन जो अपर कास्ट थे जिनके पास पैसे थे वो महिलाओं को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कैद करके रखना पसंद करते थे। तो सबसे पहली अपर कास्ट
कानूनी शादी जो हुई, विडो रीमैरिज जो हुई थी, वो इन्होंने करवाई थी कब? 1856 में 7 दिसंबर में कलकत्ता में, अगेन कलकत्ता, क्योंकि ये भी बंगाल से बिलोंग करते थे। अंडर द सुपरविजन ऑफ विद्यासागर। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? काफी बिग सेलिब्रेशंस हुए वहां पे ऑल अराउंड एंड ऑन दिस स्पेशल मोमेंट वीवर्स, इस खास मौके पे, खुशी के मौके पे, जो वहां के बुनकर थे, कपड़ा बुनने वाले, उन्होंने क्या किया था? मेड स्पेशल साड़ीज, काफी सारी स्पेशल साड़ीज बनाई गई जिसपे लिखा गया औरतों के लिए, मे विद्यासागर लिव लॉन्ग, कि विद्यासागर अमर रहे, ठीक है ना, औरतों की तरफ से लिखा गया, प्रिंटेड ऑन देयर बॉर्डर्स। ही फेस्ड एनमिटी ऑफ हिंदू ऑर्थोडॉक्स। अब सीधी सी बात है, कुछ बड़ा सुधार करेंगे तो किसी का यहाँ पे इन्होंने धंधा पानी बंद करा दिया, ठीक है ना। तो जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब कि जो रूढ़िवादी लोग थे, उनसे काफी ज्यादा इनको दुश्मनी झेलनी पड़ी। हिज लाइफ वॉज थ्रेटन, इनकी जीवन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई ऑब्वियसली, बट ही नेवर स्टॉप, लेकिन ये भी कभी नहीं रुके, ठीक है। हिज अदर वर्क्स वर, अच्छा एक बात और बता देता हूं कि इन्होंने क्या किया था कि लोग जब इनकी बात नहीं मान रहे थे, जब इनकी बात को नहीं समझ रहे थे, इन्होंने क्या किया? अपने खुद के बेटे की शादी करा दी थी एक विधवा औरत से। तब इन्होंने ज़्यादा और इस चीज़ को फैलाना शुरू किया, लोगों को मैसेज दिया कि ये देखिए मेरे घर में खुद एक एग्जाम्पल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और ही फिर इन्होंने फैलाया, मदद भी मिली उससे। हिज अदर वर्क्स वर फोर्ट अगेंस्ट पोलीगामी, पोलीगामी के खिलाफ इन्होंने भी यहाँ पे, मतलब कि एक आदमी कई औरतों से शादी करे, उसके खिलाफ इन्होंने काम किया। गर्ल्स के एजुकेशन के लिए काम किया एंड ऑर्गेनाइज्ड 35 गर्ल्स स्कूल्स, और कितने स्कूल यहाँ पे लड़कियों के लिए इन्होंने खोले? बच्चों के लिए 35, ठीक है, मोस्टली ऑन हिज ओन एक्सपेंसेस, वो भी खुद के खर्चे के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं दी बेथ्यून स्कूल की। बेथ्यून स्कूल वाज फाउंडेड एज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर गर्ल्स, पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो आप यहाँ पे बिल्डिंग देख रहे हैं, जो सिर्फ प्राइमरली गर्ल्स के लिए था, गर्ल्स एजुकेशन के लिए। 1849 में खोला गया। काफी सारी डिफिकल्टीज ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, जो रूढ़िवादी लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे झेलनी पड़ी इनको, ठीक है ना। एंड देयर व्यूज ऑन गर्ल्स एजुकेशन, एंड देयर व्यूज ऑन गर्ल्स एजुकेशन, जो ऑर्थोडॉक्स के व्यूज थे वो। अदर देन बंगाल, जरा देख लेते हैं बंगाल के अलावा भी कुछ हुआ था क्या? ये भी बंगाल में ही हुआ था उस समय पे। परमहंस मंडली की शुरुआत की गई थी, फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र, ठीक है। क्या करते थे परमहंस मंडली के जो लोग थे? इट बिलीव्ड इन वन गॉड, एक भगवान में विश्वास करते थे। इनके हिसाब से कोई जाति पाति थी नहीं, सब मैन मेड है, इंसानों के द्वारा ही बनाई गई है जाति। इट रिमेंबर्स इट्स मेंबर्स टुक फूड कुक्ड बाय लो कास्ट पीपल्स टू ब्रेक रिजिडिटी। तो क्या होगा? रिजिडिटी यही थी ना, कट्टरपंथी पना जो था वो देश में, वही था कि एक जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, या डिप्राइव्ड कास्ट भी इसको बोल सकते हैं, है ना, और एक हायर कास्ट जो है, वो एक दूसरे के यहाँ खाना नहीं खा सकते। इन्होंने क्या किया? ये जबरदस्ती खाना बनवा के लाते और सभी लोग बराबर में बैठ के खाना खाते, या फिर जो डिप्राइव्ड कास्ट है उनके घर पे जाके खाना खा के आते, ताकि ये रिजिडिटी खत्म होती चली जाए, कम होती चली जाए। ये परमहंस मंडली की यहाँ पे एक काफी अच्छी अचीवमेंट थी। फिर ज्योतिबा फुले, जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन के लिए और कास्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में काफी काम किया था। दादा भाई नावरोजी जो थे, उन्होंने पारसियों के लिए काफी ज्यादा काम किया। जो पारसी, जो आपका जोरोएस्ट्रियनिज्म है, उसमें जो स्टेटस ऑफ वुमन है ना, औरतों की जो उस समय पे स्थिति थी, उसके लिए काफी ज्यादा काम किया। अब इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन बेस जो था पूरा का पूरा वो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। माइंड मैप आपके लिए है, तो माइंड मैप आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए। मेंस के आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको मिल चुकी है, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी नींव है, जो बेस है, वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनने लग रहा है इस किताब के साथ। अगला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे मज़ेदार है, ये वाली स्लाइड सब आपके सामने नहीं आएंगी, जो आपकी सीधी सीधी लाइन्स लिखी है। काफ़ी अच्छी स्लाइड्स अगले चैप्टर से आपके पास सामने आने वाली है, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।